साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों, आज हम नागरिक शास्त्र का शिक्षण शास्त्र इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ और यूनिसेफ, ये अध्याय 13 के अंतर्गत है। और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, नेशनल अंडरस्टैंडिंग आज के समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में उथल पुथल का माहौल है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की तनातनी है, युद्ध जैसी नौबत आ गई है। आज रूस अपना पक्ष रख रहा है और यूक्रेन अपना पक्ष रख रहा है। ऐसी स्थिति में युद्ध किसी भी चीज़ का हल नहीं हो सकता और ऐसी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए रूस और यूक्रेन को, उनके प्रतिनिधियों को एक मेज पर बैठ करके बातचीत करके हल निकालने का प्रयास करना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, एक देश दूसरे देश को समझें, अंडरस्टैंडिंग करें, तो ये बहुत ही आवश्यक हो गया है। और आज इसीलिए हम विशेष तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पर बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, नेशनल अंडरस्टैंडिंग, इसका मीनिंग और इसका विकास कैसे हुआ, इस पर हम बात करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय अवबोध यानी सद्भावना संसार के समस्त देशों, राष्ट्रों के प्रति प्रेम, सहयोग और परस्पर सहानुभूति की भावना उत्पन्न करता है। यह भावना विश्व के प्रत्येक मानव में आपस में भाईचारे की भावना को बढ़ाता है। यह संपूर्ण धरा यानी पृथ्वी एक बड़े परिवार वसुधैव कुटुंबकम के समान है। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, उन्होंने कहा है कि हमेशा अपने लेखों और भाषणों से विश्व पटल पर विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के महत्व को उन्होंने उजागर किया। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है भारत एक खोज। उसमें वे लिखते हैं कि अलगाव का मतलब पिछड़ा और विनाश है। विश्व बदल चुका है तथा पुराने अवरोध टूट रहे हैं। इससे जीवन अधिक अंतर्राष्ट्रीय होता जा रहा है। हमें आने वाले विश्ववाद में अपनी भूमिका का निर्वाह करना है। और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की भावना को ध्यान में रखते हुए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 9 जून 1978 को संयुक्त राष्ट्र संगठन की महासभा में विश्व शांति के महत्व को बताते हुए कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, अर्थात सभी सुखी हों, सभी निरोग हों। ये बात जो हमारे हिंदू सभ्यता संस्कृति में विस्तार से बताई गई है कि अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, हमारी संस्कृति में पहले से ही ये बात बताई गई है। अब हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का अर्थ क्या है। जब व्यक्ति अपने राष्ट्र तक सीमित न रहकर समस्त विश्व को अपना निवास स्थान समझने लगता है, तो इससे ममता करने लगता है, तो इस मानवता को श्रेष्ठतम वृत्तियों का क्रीड़ा स्थल बनाने के प्रयास में जुट जाता है। तब उसकी भावनाएं राष्ट्रीयता की परिधि में न रहकर अंतर्राष्ट्रीयता की गोद में विचरण करने लगती है और वह विराट, विशाल और व्यापक बन जाता है। यानी हम राष्ट्रीयता, अपने देश से प्रेम करें और साथ ही विश्व समाज यानी पूरी मानव जाति का चिंतन करें। पर्यावरण जो पूरी दुनिया का विषय है, पर्यावरण सिर्फ किसी एक देश तक सीमित नहीं है, पर्यावरण पूरे विश्व का एक इश्यू है, पूरे विश्व का एक जीवंत मुद्दा है। और जिसे पर्यावरण को संरक्षित करना ये सभी के लिए आवश्यक है। वसुधैव कुटुंबकम और आत्मोत सर्वभूतेषु, महात्मा गांधी द्वारा दिए गए अहिंसा और विश्व मैत्री के अमर संदेश इसी अंतर्राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाते हैं।
महात्मा गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, न्याय और धर्म की जो बातें बताई हैं वो आज भी जीवंत हैं और प्रासंगिक भी। महात्मा गांधी के विचारों को अपनाते हुए पूरा विश्व आगे बढ़े तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि हम आतंकवाद जैसी बुराई को जल्द ही समाप्त कर देंगे। आतंकवाद को हम मिटा देंगे। आतंकवाद दुनिया में नहीं रहेगा, जो कि एक बुराई है, जो कि मानवता का, आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। तो ऐसी स्थिति के लिए महात्मा गांधी ने हमें अंतर्राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाया है। गोल्ड स्मिथ कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीयता एक भावना है जो व्यक्ति को यह बताती है कि वह अपने राज्य का ही सदस्य नहीं है, वरन वह विश्व का नागरिक भी है। इंटरनेशनलिज्म इज ए फीलिंग दैट द इंडिविजुअल इज नॉट ओनली अ मेंबर ऑफ हिज स्टेट बट ए सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। ये गोल्ड स्मिथ कहते हैं कि वह सिर्फ राज्य का ही एक नागरिक नहीं है, बल्कि वह विश्व समाज में भी अपना एक पहचान रखता है। तो ये बातें हमें पता चलती हैं। राष्ट्रों के ऊपर एक विश्व राष्ट्र है, ऐसी धारणा है, और सभी व्यक्ति अपने अपने राष्ट्रों के साथ साथ इस विश्व राष्ट्र के भी नागरिक हैं। राष्ट्र और नागरिकता दोनों की परिभाषाएं ये इस प्रकार हैं। वास्तविकता यह है कि अंतर्राष्ट्रीयता की भावना विश्व राष्ट्र का सृजन नहीं करती, अपितु वह संसार के सभी राष्ट्रों के स्वतंत्र अस्तित्व में विश्वास रखती है। यह एक राजनैतिक संप्रत्यय है जो 5 मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है। तो ये 5 मूलभूत सिद्धांत क्या हैं? सहयोग, एक दूसरे का साथ देना, अनाक्रमण, शांतिपूर्ण ढंग से समस्याओं का समाधान, जो कि सबसे ज़्यादा आज आवश्यक हो गया है रूस और यूक्रेन के बीच। युद्ध में न सिर्फ संसाधन की हानि होती है, बल्कि मानवता को भी बड़ी क्षति पहुंचती है। बहुत सारे लोग बेघर हो जाते हैं, बहुत सारे लोग बेसहारा हो जाते हैं। तो युद्ध किसी भी चीज़ का हल नहीं हो सकता। और आज के दौर में युद्ध कहीं ना कहीं कभी कभी आवश्यक भी हो जाता है, लेकिन आज के दौर में बातचीत सबसे महत्वपूर्ण है और डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत के माध्यम से समस्याओं को सुलझाना सबसे आवश्यक तत्व है। बाकी युद्ध कब जरूरी है, ये समय, देश काल और परिस्थिति के हिसाब से तय होता है। तो सहयोग, अनाक्रमण, शांतिपूर्ण ढंग से समस्याओं का समाधान और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और आंतरिक मामलों में अनहस्तक्षेप बातें हैं। अब हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना अवबोध का विकास कैसे हुआ। डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। तो अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की आवश्यकता और उसके विकास बहुत समय पहले से विचार होता आ रहा है। 1912 में विश्व युद्ध से बचने के लिए अमेरिका के उस समय के प्रेसिडेंट थे श्री टॉफ्ट। उन्होंने हेग में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बुलाया और वे इसमें सफल नहीं हुए। बुलाने का प्रयास भी उन्होंने किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। यानी उन्होंने कोशिश की कि लोगों को एक मेज पर ला करके जो है बातचीत किया जाए, लेकिन वे सफल नहीं हुए और उसका परिणाम ये हुआ कि हम प्रथम विश्व युद्ध ने देखे। और इस विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रथम विश्व युद्ध हुआ और इस विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीयता की आवश्यकता की ओर अधिक ध्यान दिया गया और संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की गई थी। इसमें एक विभाग है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा एवं सांस्कृतिक संस्था यानी यूनेस्को। इसका मुख्य कार्य यही है कि अंतर्राष्ट्रीयता का विकास हो। अब हम देखते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय अवबोध मतलब सद्भावना, अंडरस्टैंडिंग, इसकी कितनी बड़ी आवश्यकता है आज के समय में, तो ये देखते हैं हम। तो आज से सहस्रों वर्ष पूर्व
वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश हमारे देश भारतवर्ष में दिया गया था। इसमें संसार के प्रत्येक मनुष्य के कल्याण की भावना निहित है। वसुधैव कुटुंबकम वैदिक धर्म का सिद्धांत है। अंतर्राष्ट्रीय वर्तमान युग की राजनीति की यह बड़ी आवश्यकता है। और 1924 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में यह संस्था असफल हुई। इस समय आज का युग एक नए दौर से गुजर रहा है। इसे राजनैतिक आपदाओं से बचने के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की आवश्यकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की आवश्यकता में जो है कुछ बातें हैं कि स्वतंत्र अस्तित्व के लिए राष्ट्रों की रक्षा हो, मानव मूल्य व जाति एक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भी यह बहुत आवश्यक है, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी, राष्ट्रों के पिछड़ेपन के विकास के लिए। कहीं कहीं बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसको जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से सहायता मिलती है। प्राकृतिक आपदा हो या फिर कोई महामारी हो, तो ऐसी स्थिति में निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ अपना महत्वपूर्ण रोल निभाता आ रहा है। तो मानव कल्याण के लिए भी और विज्ञान व तकनीकी की प्रगति के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की आवश्यकता है। तो हमने 7 चीज़ें देखा है। स्वतंत्र अस्तित्व के लिए राष्ट्रों की रक्षा, मानव मूल्य व जाति एक है, राष्ट्रों के पिछड़ेपन के विकास के लिए, मानव कल्याण के लिए, विज्ञान व तकनीकी की प्रगति के लिए, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए। अब हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को विकसित करने के सिद्धांत क्या है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को विकसित करने का सिद्धांत, तो यह सिद्धांत है कि युवाओं में प्रिंसिपल फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें जो ये सिद्धांत है कि युवाओं में स्वतंत्र विचार करने की शक्ति जगाना, सामाजिक एवं व्यक्तिगत चेतना का निर्माण करना, आत्मनिर्भरता का सिद्धांत, पुनः देशभक्ति जागृत करना, भय को समाप्त करना और व्यवहारिकता में ज्ञान का प्रयोग करना। इससे जो है अंतर्राष्ट्रीय अंडरस्टैंडिंग को बल मिलता है। और यूनेस्को अपना महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए यूनेस्को की स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के विकास में, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के विकास में यूनेस्को का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र संघ का यह विभाग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास करने के लिए प्रयत्नशील है। द्वितीय विश्व युद्ध तथा अन्य पीड़ित देशों में पिछड़ी हुई शिक्षा निरक्षरता को दूर करने में प्रयत्नशील है और इस प्रकार संसार के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित कर उसे व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए प्रयास कर रहा है। यह यूनेस्को एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल इन सब के विकास के लिए अपना महत्वपूर्ण सक्रिय भागीदारी दे रहा है। राष्ट्रीय एकता का क्या अर्थ है, हम इसे देखते हैं। तो राष्ट्रीय एकता, हमने यूनेस्को की भूमिका को भी देखा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में देखा। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय एकता का अर्थ क्या है, परिभाषा, आवश्यकता और मूल्यांकन, इन सभी पहलुओं पर हम संक्षेप में बात करेंगे। तो राष्ट्रीय एकता, मीनिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। तो भारत विस्तृत जनसंख्या वाला एक विशाल देश है जहाँ पर विभिन्न धर्म एवं जातियों के लोग प्रेम एवं सौहार्द की भावना में निवास करते हैं, यानी सब आपस में प्रेम और सौहार्द रखते हैं। उनके हृदय में भारतवर्ष के लिए, अपने देश के लिए विशेष प्रेम और आदर है। उनके लिए राष्ट्र हित सबसे ऊपर है। भारत का अपना एक प्राचीन और गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ पर अनेक शासकों ने राज्य किया। सर्वप्रथम 250 ईसा पूर्व में अशोक ने राज्य किया। उनकी एकता धार्मिक थी। गुप्त साम्राज्य जो उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ था,
उन्होंने भी राजनीतिक एकता स्थापित की। 14वीं शताब्दी में अकबर ने भारतीय राष्ट्र को एक ऐसा स्वरूप प्रदान किया जो किसी सीमा तक धर्मनिरपेक्ष नागरिकता पर आधारित था, परंतु इस राष्ट्रीयता की अनेक परिसीमाएं थी और उसके बाद अंग्रेजों ने भारत पर राज्य किया तथा उन्होंने बहुत ही भ्रामक और आक्रामक प्रवृत्तियों को जन्म दिया। फूट डालो और राज्य करो को नीति भी अपनाते थे, परंतु भारत ने अपनी एकता और अखंडता को बनाए रखने का निरंतर प्रयास किया। समय समय पर राष्ट्र विरोधी तत्व निरंतर इसे तोड़ने की कोशिश करते रहे। प्रत्येक भारतीय भारतवर्ष को अपनी माँ के समान समझकर आदर एवं सम्मान करता है। भारत माता की जय के रूप में हम नारा लगाते हैं। पराधीनता के समय में भी प्रत्येक धर्म एवं जाति के लोगों ने अंग्रेजों से मोर्चा लिया और देश को स्वतंत्र कराने की अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया और उनकी भावनाएं देश प्रेम से ओतप्रोत थी और वहीं से राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता की भावना को और बल मिला। भारत के प्राचीन ग्रंथों में भी अखंड भारत की बात मिलती है और भारत भूमि पर देवता भी स्वयं आना चाहते हैं। तो यह श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत भी सुंदर है। ये श्लोक है, गायन्ति देवा किल गीतकानि, गायन्ति देवा किल गीतकानि, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। गायन्ति देवा किल गीतकानि, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। स्वर्गापवर्गास्पद मार्गे भूते, स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते, भवन्ति भूया पुरुषा सुरत्वात्। तो ये जो है श्लोक शब्द से ही बहुत स्पष्ट रूप से अपनी बातें हम तक पहुंचा रहा है, कह रहा है। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय एकता की परिभाषा क्या है। डेफिनेशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि हमें संकीर्ण एवं संकुचित विचारधारा, प्रांतवादिता, संप्रदायवादिता एवं जाति पात की भावना से ओतप्रोत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमें बहुत कुछ प्राप्त करना है। हम सभी जो भारतीय गणतंत्र के नागरिक हैं, उन्हें भारतीय नागरिकों के मध्य एकता स्थापित करनी चाहिए और करनी है और इस देश को शक्तिशाली बनाना है। शक्तिशाली सामान्य अर्थ में नहीं, वरन विचारों में, क्रिया में, संस्कृति में और मानवता की शांति हेतु उन्हें शक्तिशाली बनाना है। डॉक्टर जे.एस. बेदी कहते हैं कि राष्ट्रीय एकता का अर्थ है कि देश के विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भाषा विषयक विभिन्नताओं को वांछनीय सीमा के अंतर्गत रखना और उनमें भारत की एकता का समावेश करना। तो ये महत्वपूर्ण परिभाषा है। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्या है। ये साधारण विषय मतलब साधारण बात नहीं है। राष्ट्रीय एकता एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हर देश में रहने वाले, भारत देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रीय एकता पर बल देना चाहिए। हम अपने देश के लोगों से प्रेम करें, हम अपने देश के लोगों का एक दूसरे का सम्मान करें और इसी से अंतर्राष्ट्रीय एकता, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना और राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है। तो हम देखते हैं कि देश की विभिन्नता के कारण देश में राष्ट्रीय एकता की परम आवश्यकता है, क्योंकि यह स्वाभाविक है कि मनुष्य में अपनी जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति के प्रति असीम मोह होता है, परंतु संकुचित मनोधारणा और स्वार्थपरता के कारण दंगे व आपसी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जो देश के विकास के लिए, शांति के लिए, एकता के लिए उचित नहीं है। भारत देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है और यह आवश्यक है कि देश में शांति एवं एकता बनी रहे, नहीं तो विकास का मार्ग प्रभावित होगा। क्योंकि प्राचीन समय में हम आपस में लड़ते रहे, जिसका फायदा विदेशियों ने उठाया और देश का शोषण कर उसको लूटा। भारत वर्तमान समय में आतंकवाद और नक्सलवाद से समय समय पर
प्रभावित हो जाता है या प्रभावित होता है। हालांकि हम लगातार आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिए हैं, आतंकवाद को हमने नस्त नाबूद करने का प्रयास किया है, और लेकिन कुछ आतंकवादी लोग अल्पसंख्यकों में घृणा के बीज बोकर अपना हित साधने की कोशिश करते हैं। और इसलिए आवश्यक है कि देश में आपसी सहयोग एवं एकता की भावना बनी रहे। भारत एक विशाल लोकतांत्रिक देश है और नागरिकों में संविधान के प्रति प्रेम, प्रत्येक जाति एवं धर्म के लोगों के मध्य सौहार्द, शासन एवं प्रशासन में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास और विघटनकारी आंतरिक एवं बाहरी शक्तियों से देश की रक्षा, विश्व भाईचारा ही देश की एकता का मूल आधार एवं उद्देश्य है। अब मूल्यांकन देखते हैं। मूल्यांकन क्या है? राष्ट्रीय एकता की शिक्षा से कई लाभ हैं। इससे राष्ट्रीय भाषा के विकास में सहायता मिलती है, भ्रष्टाचार का अंत होता है, स्वार्थपरता की भावनाओं का त्याग होता है, राष्ट्रीय संस्कृति का विकास होता है, आर्थिक प्रगति में सहायता मिलती है, सामाजिक प्रगति में सहायक होती है, राजनीतिक एकता बनाए रखने में सहयोगी, मतलब राजनीतिक एकता भी बल मिलता है। और ये सारी बातें हैं। अब हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, उद्देश्य, सिद्धांत, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वितीय विश्व युद्ध के भयंकर विनाशकारी परिणामों को देखकर विश्व के राजनीतिज्ञों ने मानव जाति के समूल विनाश से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना को अनिवार्य समझा। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का केवल एकमात्र उद्देश्य है कि मानव जाति की रक्षा हो। इसी उद्देश्य से 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इसलिए इस तिथि को संयुक्त राष्ट्र संघ का आधिकारिक जन्मदिन भी माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने के लिए संयुक्त राष्ट्रों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस का एक सम्मेलन सैन फ्रांसिस्को में 15 अप्रैल से 26 जून 1945 ईस्वी तक संपन्न हुआ। तो ये सारी बातें हम देखते हैं कि अब बाद में जो है अब ये सचिवालय न्यूयॉर्क में अब जो है हो गया है। उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो हमें संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र चार्टर के अनुच्छेद 1 में संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों को बताया गया है। उसमें 7 बातें बताई गई हैं। पहली यह है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना करना तथा युद्धों की रोकथाम करना। आज सबसे ज़्यादा ये आवश्यक हो गया है। आक्रमणकारी राष्ट्र के विरुद्ध सामूहिक रूप से सैनिक कार्यवाही करना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों तथा समस्याओं का शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करने वाले राष्ट्रों के विरुद्ध कार्यवाही करना। कैसे कार्यवाही होती है? विभिन्न तरीके के प्रतिबंध लगा करके कार्यवाही की जाती है। आत्मनिर्णय के आधार पर राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का प्रोत्साहन देना, यानी एक देश दूसरे देश संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से बैठ करके मित्र बनते हैं, मैत्रीपूर्ण संबंध रखने का वायदा करते हैं। मानव अधिकारों तथा मानव की मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा के उपाय करना कि हर देश के नागरिक का मौलिक अधिकार सुरक्षित रहे, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ भी चिंता करता है। और विभिन्न राष्ट्रों को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में संसाधन तथा सेवाएं उपलब्ध कराना, ये उद्देश्य है। और सिद्धांत क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ आधारभूत सिद्धांत है कि संघ के सदस्य राष्ट्रों के इन सिद्धांतों को पालन करना पड़ता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुच्छेद 2 में इन सभी बातों का वर्णन किया गया है कि कौन सा सिद्धांत होना चाहिए। तो सिद्धांत में विश्व के सभी राष्ट्र संप्रभुता संपन्न और समान हैं, और ये सारी बातें कि सभी सदस्य देश अपने विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण बातें हमें बताई गई है। और अब हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ महत्वपूर्ण अभिकरण
संस्थान, जिसमें हम पहला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, यूनेस्को, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO और अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इसकी स्थापना सर्वप्रथम प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 ईस्वी में हुई। राष्ट्र संघ के पतन के बाद इसे संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग बना लिया गया। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके सदस्यों की कुल संख्या 150 से अधिक है। प्रत्येक राष्ट्र के 4 सदस्य इसकी बैठक में भाग लेते हैं और इसका प्रशासनिक विभाग श्रमिक संघ के कार्यों पर नियंत्रण करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, अभी जब कोरोना महामारी आई तो कोरोना महामारी में बहुत सारी बातों को लेकर के WHO ने फैसले किए, बहुत सारी जानकारी दुनिया को साझा की। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को जिनेवा स्विट्जरलैंड में की गई थी। इस संस्था के 3 अंग हैं: साधारण सभा, प्रशासनिक बोर्ड और सचिवालय। प्रशासनिक बोर्ड के सदस्यों की संख्या 18 है। अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा अन्य देशों में विश्व स्वास्थ्य संगठन की शाखाएं स्थापित की गई हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। तो यह संगठन की स्थापना के उद्देश्य से 1 नवंबर से 6 नवंबर 1946 ईस्वी तक ब्रिटिश सरकार ने फ्रांस की सरकार के सहयोग से लंदन में एक सम्मेलन बुलाया और इसी सम्मेलन में 4 नवंबर 1946 ईस्वी को इस संस्था की स्थापना हुई। इस समय इस संस्था के सदस्यों की संख्या 100 से अधिक है। इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है और इस संस्था का वर्ष में एक सामान्य सम्मेलन होता है जिससे सभी सदस्य देशों के एक प्रतिनिधि भाग लेते हैं। यानी यूनेस्को के जितने भी सदस्य देश हैं उनके एक प्रतिनिधि सम्मेलन में आते हैं, अपना सहभाग करते हैं। अगला है खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO। इस संस्था की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुई थी। वर्तमान में 180 से अधिक देश इस संस्था के सदस्य हैं और इसका मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में स्थित है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड ICEF। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। प्रारंभ में इसमें केवल 20 सदस्य थे, लेकिन वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 188 तक पहुंच गई है। इस संस्था का उद्देश्य क्या है कि विश्व भर के बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल करना, और 1953 ईस्वी में इस संस्था को अस्थायी कर दिया गया। यानी इसके पहले यह संस्था अस्थायी तौर पर काम करती थी, लेकिन अब इसे अस्थायी कर दिया गया। यह जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण पार्ट बन गया है। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक 5 वित्तीय संस्थाओं का एक समूह है। ये हैं वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, बहुपक्षीय निवेश, प्रत्याभूति अभिकरण, निवेश संबंधी विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। तो ये सभी संस्थाएं सदस्य राज्यों को उनकी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण तथा विकास में
देशों के मध्य विषमताओं को घटाने में सहायता करती हैं और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। वाशिंगटन डीसी अमेरिका का एक प्रमुख शहर है। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को की गई। इसका मुख्य उद्देश्य भुगतान असंतुलन की समस्या से ग्रस्त सदस्य राज्यों को अस्थायी ऋण प्रदान करना। तो बहुत सारी बातें हैं। IMF से जो है हर देश कुछ ना कुछ फंड लेते रहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसकी स्थापना 29 जुलाई 1956 को की गई। इसका उद्देश्य है कि विश्व की शांति, व्यवस्था और संपन्नता में अणु शांति के योगदान को बढ़ावा देना तथा यह देखना कि उसके द्वारा दी जाने वाली सहायता का अनैतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग तो नहीं किया जाता। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। और जन कल्याण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमने इन सभी विषयों पर विस्तार से बातें की। आगे किसी अन्य विषय पर बातचीत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।